हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ लिए थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय फर्टिलाइजेशन, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, इट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें फर्टिलाइजेशन में देखिए हमने पोलन ग्रेन्स बना लिए हैं, ठीक है, हमने एम्ब्रियो साइक बना लिया है, फिर हमने पोलिनेशन से पोलन जो थे एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा दिए। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन का और पिस्टिल का इंटरेक्शन होगा सबसे पहले, आपस में थोड़ा सा ऐसे उनकी कॉम्पेटेबिलिटी चेक की जाएगी कि भाई सेम स्पीसीज़ के हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी है तो सेल्फ वाले जीन्स ना हो, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स होंगे, पोलन जब आ गया है स्टिग्मा पे, पोलन डिपोजिशन हो गया है, कब तक, जब तक पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में एंटर ना कर जाए, ठीक है। ये सारे जो इवेंट्स होंगे इनको हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल, इन सबको वी कॉल देम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले तो केमिकल इंटरेक्शन होगा बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ठीक है। उससे वो रिकॉग्नाइज करेगा पिस्टिल कि हाँ भाई इट इज़ ए कॉम्पेटिबल और राइट पोलन, ठीक है, और इफ़ इट इज़ ए इनकॉम्पेटिबल और रॉन्ग पोलन। अगर वो इनकॉम्पेटिबल है तो वहाँ पे देर विल बी नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ़ इट इज़ ए राइट और कॉम्पेटिबल पोलन तो वहाँ पर पोलन ट्यूब ग्रो होगा पोलन ग्रेन से, और मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब की हेल्प से जो फीमेल गैमेट है एग सेल तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडर्स ने क्या किया, ब्रीडर्स ने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को अच्छे से समझ लिया, कौन से केमिकल्स कॉम्पेटिबिलिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, मैच होने चाहिए नहीं मैच होने चाहिए। तो जब उनको अपने हिसाब से अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होते हैं ना प्लांट्स में, तो वो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं और इनकॉम्पेटिबल को भी वो डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से इस इंटरेक्शन को ना ऐसे कामयाब करा देते हैं और उसको पोलन ट्यूब को ग्रो भी करा देते हैं, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडर्स जो है इसको समझ लिया और अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब देखिए पोलन ट्यूब बन गया, एंट्री होगा फिर पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक में। देखिए होगा क्या, एक बार पोलन स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया, पोलन जो है जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनेगा, ठीक है। इन टाइम जो है वो बाहर निकलेगी कहाँ से, जर्म पोर से। उसके बाद पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सेक में अंदर एंटर करेगी डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से। जब पोलन ग्रेन पहुंचा ना और उसको एक्सेप्ट कर लिया पिस्टिल ने, तभी उसने क्या किया, वन ऑफ द सिनर्जिड्स जो था वो डीजेनरेट करना शुरू कर दिया। और जो सिनर्जिड्स थे ना उन्होंने एक केमिकल रिलीज़ करा कुछ, ठीक है, जो कि फिलिफॉर्म ऑपरेटस ने रिलीज़ किया, जो सिनर्जिड्स के अंदर फिलिफॉर्म ऑपरेटस थे। और उन फिलिफॉर्म ऑपरेटस के रिलीज़ किए हुए केमिकल ने पोलन ट्यूब को गाइड किया कि आपको किस तरफ ग्रो करना है, यानी कि किस तरफ से एंट्री करनी है, कि एग अपरेटस इधर है तो आपको इधर से आना है। तो पोलन ट्यूब ने जो केमिकल से अट्रैक्ट होकर जो मूवमेंट शो किया, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। पोलन ट्यूब अंदर घुसा डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से और उसने वहाँ पे अपना कंटेंट रिलीज़ कर दिया। कंटेंट में क्या था, मेल गैमेट्स डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में रिलीज़ कर दिए। देखो डायग्राम से देखते हैं, ये पोलन ट्यूब बना, जो एक्सेप्ट हुआ था पोलन उसका आया, सिनर्जिड्स जो था वन ऑफ द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स ने वहाँ पे फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स ने केमिकल्स रिलीज़ किए जिसने पोलन ट्यूब को गाइड किया कि आपको इधर से एंट्री करना है, इधर है सिनर्जिड। वो उसके अंदर गया और वहाँ पर उसने अपने मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया। यहाँ पर उसने अपने मेल गैमेट्स को डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स ने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब गैमेट्स पहुंच गए एम्ब्रियो सेक तक। अब हो गया फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट में क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हमने 2 मेल गैमेट्स पहुंचाए हैं, ठीक है, यानी कि उनमें से एक मेल गैमेट तो जाएगा और एग सेल के साथ जो फीमेल गैमेट सेल है उसके साथ जाके फ्यूज़ कर जाएगा। ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ट्रू फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। जिसके बाद हमारे पास मिल जाएगा हमारा जाइगोट सेल, जो कि हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से बना है, तो ये है डिप्लॉइड सेल जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, वो जाकर फ्यूज़ कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियस, जो हमने पढ़े थे पोलर न्यूक्लियाई। बेसिकली पोलर न्यूक्लियाई जब डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में मेल गैमेट रिलीज हुए, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई ना एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि 2 न्यूक्लियस तो ये हो गए, साथ में एक मेल गैमेट का आ गया, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन।
पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का जो फ्यूजन हुआ उसको हम लोग बोले ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इससे क्या बनेगा, इससे वो बनेगा एक ट्रिप्लॉइड सेल जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो सेंट्रल सेल था वो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो न्यूक्लियस था वो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिली, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग साथ में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है हमें डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कितने न्यूक्लियस ने कंट्रीब्यूट किया, देखो 2 मेल गैमेट वाले न्यूक्लियस और 3 यहाँ पे फीमेल पार्ट से हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल वाला, 5 न्यूक्लियाई, 3 गैमेट, 2 मेल गैमेट और एक एग सेल। गैमेट आर 3, बट न्यूक्लियस अगर पूछे कि टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट के, 5। ठीक है, अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पर हम लोगों ने सिनगेमी से बाद में जाइगोट बनेगा जो कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो है सिनर्जिड्स के अंदर, सिनर्जिड्स के साथ डीजनरेट कर जाएंगे। पोलर न्यूक्लियर और मेल गैमेट से यहाँ पे बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और एंटीपोडल सेल्स जो है वो भी डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया फ्यूज़न। अब फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ओवरी की वॉल को हम लोग बोलेंगे फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। इंटेग्यूमेंट्स जो थे वो ओव्यूल बन गया सीड, तो इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल की कवरिंग थी वो बन जाएगी सीड की कवरिंग। बाहर वाला इंटेग्यूमेंट बनाता है टेस्टा, अंदर वाला बनाता है टेगमेन। ठीक है, जाइगोट जो है वो बन जाएगा एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो माइक्रोपाइल एंड था, जो माइक्रोपाइल वाला एरिया था वो बन जाएगा सीड का माइक्रोपाइल। अब बारी बारी चलते, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्म पे। देखिए जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा, क्योंकि जो एंडोस्पर्म सेल है, सेल टिश्यू है ना, इसकी जो सेल्स हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए जब से जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सेंट्रल सेल बन जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिप्लॉइड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए उसमें होगा क्या, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें ना न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, 2 फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे और बार बार होगा, फ्री न्यूक्लियाई बार बार बनेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे हमें कोई भी साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, इस वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एंड में जाके आफ्टर एट लास्ट मैच्योरिटी ये भी अल्टीमेटली बन जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। जैसे कि लिक्विड पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म जो है, लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट जो है वो है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा हमारे पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियस वो डिवाइड होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाइट पार्ट जो होता है, वाइट कर्नल पार्ट ऑफ कोकोनट। तीसरा है हमारे पास हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें होगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, एक बार साइटोकाइनेसिस होगा और फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बार बार कैरियोकाइनेसिस होगा सिर्फ दोनों सेल्स में। ठीक है, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं हेलोबियल स्टेज। ठीक है, हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म, जो कि एट द एंड मैच्योरिटी पे जो है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म ही बन जाएगा। तो हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पढ़ लिया हमारा जो ड्रिंकिंग पोर्शन, वाटर पोर्शन जो है कोकोनट का। ठीक है, एडिबल पार्ट जो है हमारा वाइट कर्नल वाला वो हो गया हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये तो हो गया एंडोस्पर्म के बारे में। अब बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पहले डाइकोट का और फिर मोनोकोट का, क्योंकि अर्ली स्टेजेस जो हैं डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो की वो सेम ही होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक पे। ठीक है, जाइगोट था, उसमें सबसे पहले एक माइटोसिस हुआ, एक सेल बन गया एम्ब्रियो सेल, दूसरा सेल बना सस्पेंसर सेल। ठीक है, फिर बार बार माइटोसिस हुआ तो हमें एक स्टेज देखने को मिली ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला सबसे एंड वाला सस्पेंसर सेल था वो थोड़ा स्वेल कर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे होस्टोरियल सेल।
ठीक है। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर हमें एक देखने को मिलेगी हार्ट शेप स्टेज, और एंड में हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें हमें प्लूम्यूल वाला रीजन देखने को मिलेगा, कोटिलीडन्स देखने को मिलेंगे, रेडिकल वाला रीजन देखने को मिलेगा जहाँ से रूट अराइज होगी, प्लूम्यूल जहाँ से शूट अराइज होगी। ठीक है। अगर हम लोग एक मैच्योर एम्ब्रियो की, डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें, तो जो ये वाला एक्सिस है इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिगेलम। ठीक है। जहाँ से कोटिलीडन्स अराइज हो रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट और ओरिजिन ऑफ कोटिलीडन्स। अब इस कोटिलीडन वाले ओरिजिन पॉइंट से ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, जिसमें हमें प्लूम्यूल मिलेगा जो कि बाद में शूट टिप बनेगा। ठीक है। जो ओरिजिन ऑफ कोटिलीडन से नीचे वाला एरिया इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जिसमें हमें रेडिकल देखने को मिलेगा एंड में। ठीक है। जहाँ पे हमें रूट टिप भी देखने को मिलेगी जो कि रूट बनाएगी और जो कवर होगी एक रूट कैप से। ये हो गया रूट कैप वाला रीजन हाइपोकोटाइल के बिल्कुल एंड पे, और इसके हाइपोकोटाइल के एंड्स पे ही हमें रेडिकल भी देखने को मिल रहा है जो कि रूट बनाएगा। ठीक है। अगर हम लोग मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें, देखिए स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो मोनोकोट और डाइकोट में सेम ही है। मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक ही कोटिलीडन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्कूटिलम। ठीक है। प्रेजेंट होता है जो लेटरल साइड है एम्ब्रियोनल एक्सिस का। ये अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो जो लेटरल साइड है वहाँ पर प्रेजेंट है, शील्ड शेप का होता है। जो दूसरा वाला कोटिलीडन है वो रिड्यूस हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है। सबसे ऊपर हमें देखने को मिलती है कोलियोपटाइल, जिसमें हमारे लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, होलो फोलियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके नीचे हमारा शूट एपेक्स है यानी कि प्लूम्यूल है। नीचे हमें देखने को मिल रहा है हमारा रेडिकल जहाँ से रूट अराइज होगी, रूट कैप, और सबसे नीचे कोलियोराइजा, एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ ऑफ सेल है। ठीक है, लेयर ऑफ सेल है। फिर आते हैं सीड पे। देखिए एंजियोस्पर्म्स में सीड्स और फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड्स और फ्रूट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है। सीड बनता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। तो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सीड कोट के अंदर उनको हम लोग बोलते हैं कर्नल। ठीक है। एक मैच्योर सीड में 3 पार्ट होते हैं, उसका सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। ठीक है। अब नॉर्मली तो होता क्या है, एंडोस्पर्म जो है वो यूज़ हो जाता है कोटिलीडन्स में स्टोर्ड फूड बना के कोटिलीडन्स में स्टोर कर दिया जाता है। बट कुछ सीड्स होते हैं जिनमें हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, उनको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिन सीड्स में एंडोस्पर्म जो है रिटेन हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैस्टर हो गया, कोकोनट, मोनोकोट्स लाइक वीट एंड मेज, या फिर हमारे बार्ले हो गया, हमारा सनफ्लावर हो गया। ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, जिनमें एंडोस्पर्म जो है कंज्यूम हो गया और जो फूड मटेरियल है एब्जॉर्ब्ड वाला उसको स्टोर कर दिया गया कोटिलीडन्स में। फॉर एग्जांपल हमारे डाइकोट्स लाइक पी, ग्राउंडनट एंड बीन। मोनोकोट्स में हम लोग देखे जैसे हमारे ऑर्चिड्स हैं, मोनोकोट्स लाइक ऑर्चिड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे बीन जो है डाइकोट है, इसमें 2 कोटिलीडन है जहाँ पे हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है सीड के लिए। सीड कोट्स हो गई, आउटर वाली टेस्टा, इनर वाली टैगमेन। ठीक है। ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन हो गया जहाँ से शूट बनेगा। नीचे हमें बिल्कुल एंड में हमें रेडिकल देखने को मिल रहा है जहाँ से रूट बनेगा। ठीक है। एपिकोटाइल हो गया, प्लूम्यूल हो गया, और हाइपोकोटाइल हो गया जहाँ पे हमारे पास रेडिकल है, एपिकोटाइल हो गया जहाँ पे हमारे पास प्लूम्यूल है। ठीक है। कोटिलीडन से ऊपर वाला पार्ट, ओरिजिन ऑफ कोटिलीडन से ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, और ओरिजिन ऑफ कोटिलीडन से नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास, जैसे मोनोकोट्स में हमारे पास मेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है। देखिए इसमें हमें रेडिकल देखने को मिल रहा है, कोलियोराइजा, यहाँ पे हमारे पास रूट कैप भी होती है। तो ये वाला रीजन जो हो गया हाइपोकोटाइल हो गया यहाँ पे हमारा नीचे वाला। ठीक है। हमारे पास प्लूम्यूल है, कोलियोपटाइल है, और इधर हमारा कोटिलीडन है, सिंगल कोटिलीडन। ऐसा स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया था ना एम्ब्रियो का। ये तो सीड है, इसमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों है। ठीक है। एंडोस्पर्म है हमारा स्टोर्ड फूड। ठीक है। कैस्टर का हो गया हमारा यहाँ पे एक डायग्राम, ग्राम का हो गया। ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो हो गए जिनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया और एब्जॉर्ब फूड को कोटिलीडन में स्टोर कर दिया। अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने बोला इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल जो है वो हार्डन्स हो जाएंगी, ऐसे टफ हो जाएगी और सीड की लेयर बना देगी।
सीड की कवरिंग बनाएगी, आउटर इंटेगुमेंट बनाएगी टेस्टा बाहर वाली आउटर सीड कोट, इनर इंटेगुमेंट बनाएगी टेगमेन इनर वाली सीड कोट, ठीक है। माइक्रोपाइल रीजन जो है वो एक स्मॉल पोर की तरह ही प्रेजेंट होगा सीड कोट में, क्योंकि देखो जब सीड ग्रो करेगा, ठीक है, उसको वाटर और ऑक्सीजन तो चाहिए, ठीक है, और ये तो हार्ड आउटर कवरिंग हो गई टेस्टा और टेगमेन। तो जो माइक्रोपाइल रीजन है ना वो एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीड कोट में, जहाँ से एंट्री होता है ऑक्सीजन और वाटर का सीड को जो जर्मिनेशन के टाइम पे चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा ये ड्राई बनता जाएगा, ठीक है। कितना इसमें ओनली 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर ही मिलेगा बाय मास, उसके मास से कंपेयर करें तो हम, ठीक है। इतने कम मॉइस्चर होने की वजह से सीड्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्लो हो गया सीड का मेटाबॉलिज्म और वो डोरमेंसी में एंटर कर जाएगा, ठीक है, ऐसे सस्पेंडेड जैसा फेज डोरमेंसी। जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी यानी कि एडिक्वेट मॉइस्चर मिल जाएगा उसको फूड का हाइड्रोलिसिस करने के लिए, ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए ताकि वो एटीपी बना सके, एनर्जी बना सके, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा जहाँ पर उसके एंजाइम्स जो है अच्छे से काम करेंगे, तब सीड जर्मिनेट कर जाएगा। सीड के एडवांटेजेस की हम लोग बात करें क्या क्या होते हैं, सीड्स में हम लोग ना उनको ड्राई प्लेसेस पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर चाहिए तो हम उनको ड्राई प्लेसेस पे स्टोर कर सकते हैं। सीड्स का डिस्पर्सल से हम लोग प्लांट्स को न्यू हैबिटेट्स में ले जा सकते हैं, न्यू प्लेसेस में ले जा सकते हैं और वहाँ पे उनका कोलोनाइजेशन करा सकते हैं। सीड्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पे कुछ जेनेटिक कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे नए वाले वेरिएशन जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। सीड्स जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है यंग सीडलिंग को, वहाँ पे स्टोर्ड फूड है ना कोटेलिडन्स में, ठीक है। अब सीड में जो हार्ड सीड कोट है यंग एम्ब्रियो को जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं सीड वायबिलिटी की। वायबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, और सीड वायबिलिटी की बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन ए सीड। ये स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वेरिएबल है, डिफर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक प्लांट है लुपाइन, लुपिनस आर्टिकस, इसका सीड कहाँ मिला, आर्कटिक टुंड्रा में मिला, जो कि जर्मिनेट कर गया इवन आफ्टर 10,000 ईयर्स। कितना ज़्यादा उसका वायबिलिटी है सीड का। ऐसे ही हमारे पास एक और प्लांट है डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, इसका सीड हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जब हम लोग कर रहे थे, हम लोग मतलब साइंटिस्ट, ठीक है, किंग हेरेड्स प्लेस का, वहाँ पर डेड सी के पास है किंग्स हेरेड प्लेस, वहाँ पर इसका सीड मिला जो कि जर्मिनेट कर गया इवन आफ्टर 2000 ईयर्स। देखिए सीड वायबिलिटी कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करता है। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है और ओवरी वॉल जो है फ्रूट वॉल यानी कि पेरिकार्प बन जाता है। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं, जो सिर्फ ओवरी से बने, फ्लावर का कोई और पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में है इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, जिनमें फ्लावर का कोई अदर पार्ट भी वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, कैश्यू हो गया, ठीक है। फ्लैशी थैलेमस जो है वो हम लोग इन फ्रूट्स का खाते हैं, जो फॉल्स फ्रूट में है वहाँ पे थैलेमस इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी और एप्पल में फ्रूट फॉर्मेशन में, इसलिए फॉल्स फ्रूट है। ओवरी के अलावा भी फ्लावर का कोई पार्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है, और यहाँ पे हम लोग जो खाते हैं ना फ्लैशी वाला पार्ट वो थैलेमस पार्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे कि व्हाट आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई भी सीड नहीं बनेगा, इनको हम लोग सीडलेस फ्रूट और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियली डेवलप कर सकते हैं हम लोग हॉर्मोन्स की हेल्प से, जैसे कि ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन हॉर्मोन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बनाना हो गया, हमारा सिट्रस हो गया। अगर आपने कभी वाइल्ड बनाना देखा है ना, उसमें इतने बड़े बड़े सीड्स होते हैं कि हम लोग अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं उस बनाना को, तो हम लोग जो हमारी डेली लाइफ में जो बनाना खाते हैं वो पार्थिनोकार्पिक बनाना है, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनमें होते हैं सॉफ्ट सक्यूलेंट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे पेरिकार्प भी फर्दर डिवाइडेड होती है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। इसके भी हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, ड्रूप, बेरी, पोम, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लैशी फ्रूट्स के हमारे पास मैंगो हो गया, गवावा हो गया, ऑरेंज हो गया। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो जो फ्रूट है ना उसमें पेरिकार्प जो है वो सक्यूलेंट और पल्पी नहीं है, जैसे कि एक कैप्सूल हो गया और एकिनी हो गया, ठीक है। इनमें हार्ड, पेपरी और ड्राई पेरिकार्प मिलेगी हमें मैच्योरिटी पे, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है पेरिकार्प का फर्दर। एग्जाम्पल हमारे पास हो गया मस्टर्ड, हमारा ग्राउंड नट, ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स।
फिर आते हैं हमारे पास एक और टर्म है एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस जो है एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर ये दिखता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, ठीक है, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, पर है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होगा क्या, नया इंडिविजुअल बन जाएगा बिना मियोसिस और सिनगेमी के, विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी, ठीक है, यानी कि सीड बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो एपोमिक्सिस में होता क्या है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि मियोसिस में जाके मेगास्पोर बनाती, फिर उसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सेक में, ठीक है, वो करेगी क्या, डायरेक्टली एग सेल बना देगी माइटोसिस से, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं ना, तो मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड थी उसने डायरेक्टली एग सेल बना दिया जो कि डिप्लॉइड ही है, ठीक है, और फिर यही एग सेल माइटोसिस से डिवाइड करेगी और एम्ब्रियो बना देगी बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, जो कि फर्दर सीड बन जाएगा, यानी कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। देखो हम ये यूज़ कहाँ पे करते हैं, देखो होता क्या है, प्लांट हाइब्रिड जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग सुपीरियर प्लांट के कैरेक्टर जो है एक स्पीसीज़ के, उनको मर्ज करके हाइब्रिड बना लेते हैं, जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए अलग अलग प्लांट के एक ही प्लांट में आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हाइब्रिड प्लांट हमने बना लिए, सीड्स हमने बना लिए, उनको ग्रो करा, हाइब्रिड प्लांट बन गए, ठीक है। हाइब्रिड प्लांट जब बन गए तो सुपीरियर प्लांट्स बने हमारे पास। अब जब इनमें हम लोग फिर से अगर क्रॉस पोलिनेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाएं तो जो नए जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हम मुश्किल से एक जगह पे लाए थे वो फिर से सेग्रीगेट हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स हमें नेक्स्ट हर ईयर बार बार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो काम के सीड्स जो हम लोग एक प्लांट में लाए थे डिफरेंट प्लांट से, वो फिर से सेग्रीगेट हो गए। चीपर है। फिर आता है हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए नॉर्मली तो एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सेक हमने पढ़ा, बट कभी कभी होता क्या है, 2 और मोर एम्ब्रियो हमें एक ही ओव्यूल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पीसीज में ऑफ सिट्रस और मैंगो में हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें होता क्या है, कुछ न्यू सेलर सेल्स ना जो कि एम्ब्रियो सेक के अराउंड थी वो अंदर घुस जाती है, प्रोट्रूड कर जाती है एम्ब्रियो सेक में, और वो भी एम्ब्रियो बना देती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।